समायरा गुस्से में चिल्लाते हुए अर्नब से कहती है, मैंने पूछा, क्या तुमने इन्हें देखा है कभी? अर्नब एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, ये वही औरत है जो उस दिन हॉस्पिटल में तुम्हें मारने आई थी। अर्नब का जवाब सुनकर समायरा की आंखें फटी की फटी रह जाती। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एक टक अर्नब को देखने लगती है और कुछ ही पलों में उन आंखों में आंसू आ जाते हैं। समायरा पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है। कुछ ही देर में समायरा खुद को संभालते हुए अर्नब से कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो ना? अर्नब अब समायरा की हालत को अच्छे से समझ रहा था। दृष्टा की बात सुनकर वो जान गया था कि वो औरत समायरा की माँ ही थी जो उसने समायरा को मारने आई थी। समायरा को खुद पर भरोसा ना होते देखकर अर्नब कहता, तुम चाहो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल के उस दिन का सीसीटीवी फुटेज दिखा सकता हूँ। ये औरत वही है जो तुम्हें मारना चाहती थी। उस दिन जब मैं उस कमरे में गया तो उसने मुझ पर भी अटैक किया था। समायरा अब किसी मूर्ति की तरह अर्नब को एक टक देखते हुए खड़ी थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज उसे पता चला था कि आज तक जिसे वो अपनी पूरी दुनिया मानती आई थी वही उसकी जान लेना चाहती थी। अर्नब को पता था कि ये सब जानकर समायरा को बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन वो ये भी चाहता था कि समायरा को सारा सच पता हो। युवराज और सुहानी पास खड़े ये सब देख रहे थे। युवराज ने अभी तक सुहानी को अपनी बाहों से आजाद नहीं किया था। अब वो सुहानी को एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं करना चाहता था। ये सब देखकर युवराज समझ गया था कि इस वक्त उसे अर्नब और समायरा को एक दूसरे के साथ ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अर्नब ही समायरा को इस हालत में हैंडल कर सकता है। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। सुहानी भी बिना कुछ कहे युवराज के साथ जाने लगती है। जैसे ही युवराज उस घर से बाहर निकलता है, वहां कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ रॉबिन खड़ा होता है। इस वक्त उसका सर शर्मिंदगी से झुका हुआ था, क्योंकि उसके रहते हुए सुहानी को किसी ने घर से किडनैप कर लिया था। लेकिन युवराज बॉडीगार्ड्स पर अपना गुस्सा नहीं निकालता, क्योंकि वो जानता था कि इससे उन लोगों की कुछ भी गलती नहीं है। युवराज रॉबिन के पास जाकर कहता है, जब एएसपी सिंह और समायरा बाहर आ जाएं तो अंदर पड़ी डेड बॉडी को ठिकाने लगा देना। युवराज की इस बात को सुनकर रॉबिन शॉक्ड रह जाता है। उसके मन में बस एक ही सवाल आता है, क्या युवराज सर ने किसी का मर्डर कर दिया? रॉबिन जानता था कि युवराज ने आज तक किसी की जान नहीं ली है। ये पहली बार था जब युवराज उसे ऐसा कुछ करने के लिए कह रहा था। रॉबिन युवराज से बिना कोई सवाल किए कहता, ओके सर। ये सुनकर युवराज सुहानी को लेकर वहां से चला जाता है। युवराज और सुहानी कार में बैठकर घर की तरफ जा रहे थे। युवराज ने अभी भी अपने एक हाथ से सुहानी का हाथ थामा हुआ था और दूसरे हाथ से वो कार की स्टीयरिंग संभाल रहा था। सुहानी बीच बीच में युवराज को देख रही थी। उसे अभी भी युवराज से काफी डर लग रहा था। उसके दिमाग में अभी भी वही सीन चल रहा था जब युवराज बेदर्दी से सिद्धार्थ और दृष्टा को टॉर्चर कर रहा था। सुहानी युवराज को देखकर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती, युवराज सर। युवराज सामने देखते हुए कहता, हाँ बोलो। सुहानी कहती, हम अर्नब सर और समायरा को वहां छोड़कर क्यों आ गए? अगर दृष्टा फिर से वहां आ गई तो? युवराज कहता, वो नहीं आएगी। सुहानी कहती, आप ये इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? युवराज कहता, तुम्हें याद है कि एक तांत्रिक की शक्तियां किसमें होती हैं? सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, उसकी उंगलियों में। युवराज आगे कहता है, दृष्टा की उंगलियां इस वक्त बहुत डैमेज हो चुकी हैं, मतलब अभी वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसलिए वो समायरा के पास वापस जाने की गलती नहीं करेगी, और अगर उसने ऐसा कुछ किया भी तो समायरा उसे संभाल लेगी। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी उसके करीब जाकर उसके कंधे पर अपना सर रख देती है। सुहानी के ऐसा करने पर युवराज उसके सर पर एक किस कर देता है। इधर युवराज और सुहानी के जाने के बाद भी समायरा और अर्नब वहीं खड़े रहते हैं। समायरा अभी भी शॉक में थी। समायरा को इस तरह से देखकर अर्नब से रहा नहीं जाता और वो फौरन आगे बढ़कर समायरा को गले से लगा लेता है। अर्नब के ऐसा करने पर समायरा, जो अब तक खामोश थी, वो फूट फूट कर रोने लगती है। अर्नब फिर से समायरा को शांत करने की कोशिश नहीं करता। वो चाहता था कि समायरा रोकर अपने मन का सारा बोझ हल्का कर दे। वो बस उसे अपनी बाहों में लिए उसकी पीठ सहला रहा था। सिर्फ अर्नब ही था जिसके सामने समायरा कमजोर हो सकती थी। उसके अलावा कोई सोच भी नहीं सकता था कि समायरा इस तरह से रो भी सकती है। कुछ देर तक अर्नब की बाहों में रोने के बाद समायरा को होश आता है। उसे एहसास होता है कि वो कब से अर्नब की बाहों में ही है। वो धीरे धीरे अर्नब से अलग हो जाती है। अर्नब के अलग होने के बाद समायरा एक नजर अर्नब की तरफ देखती है। अर्नब भी उसे ही देख रहा था। ये देखकर समायरा अपनी नजर उससे हटा लेती है। एक बार फिर वो अर्नब को फेस नहीं कर पा रही थी।
समायरा को अनकंफर्टेबल होते देखकर अर्नब कहता है, घर चलें? समायरा हाँ में अपना सर हिला देती। ये देखकर अर्नब समायरा का हाथ पकड़कर वहां से बाहर जाने लगता है। समायरा ये देखकर थोड़ा चौंक जाती, लेकिन वो अपना हाथ अर्नब से नहीं छुड़ाती। वो खामोशी से उसके साथ चलने लगती है। अर्नब और समायरा के वहां से जाने के बाद रॉबिन अंदर जाता है। अंदर जाकर उसकी नजर सिद्धार्थ की डेड बॉडी पर पड़ती है। उसे देखकर रॉबिन और उसके साथ खड़े लोगों के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आने लगते हैं। वो बॉडी काफी ज्यादा डिस्पोज हो चुकी थी। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उस इंसान की मौत अभी अभी हुई हो। सिद्धार्थ की मौत कई महीने पहले ही हो चुकी थी और उसके शरीर में उस लड़के की आत्मा थी जो उस शरीर को जिंदा रखने के लिए लोगों की जान लेता था। जैसे ही उस लड़के की आत्मा सिद्धार्थ के शरीर से बाहर निकली थी, वो बॉडी बहुत तेजी से डिस्पोज होने लगी थी। बहुत मुश्किल से रॉबिन और उसकी टीम मिलकर उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। इधर युवराज और सुहानी अब अपने घर पहुंच गए थे। घर पहुंचकर युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर उसे सीधे अपने कमरे में ले जाता है। कमरे के अंदर आते ही युवराज फिर से बिना कुछ कहे सुहानी को हक कर लेता है। सुहानी युवराज के अंदर की बेचैनी अच्छे से समझ पा रही थी। उसे हर दिन युवराज के मन में अपने लिए बढ़ता हुआ प्यार साफ साफ दिखाई दे रहा था। युवराज सुहानी को हक किए हुए कहता है, आई एम सॉरी। सुहानी कहती, क्यों? युवराज कहता, इसकी दो वजह है। पहले ये कि मैं तुमको सेफ नहीं रख पाया। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी उस पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहती, ऐसी कोई बात नहीं, आज मैं सिर्फ आपकी वजह से ही सेफ हूँ। युवराज सुहानी की इस बात का कोई जवाब नहीं देता। सुहानी आगे कहती, युवराज सर, और दूसरी वजह क्या है? युवराज सुहानी से अलग होकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहता है, क्योंकि आज मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा डरा दिया। इस बार सुहानी खामोश होकर युवराज के चेहरे को देखने लगती है। युवराज आगे कहता, पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उन दोनों की वजह से आज मैं तुम्हें खोने ही वाला था, और ये सोचते हुए मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। सुहानी, आई लव यू सो मच, और अब मैं अपनी लाइफ का एक सेकेंड भी तुम्हारे बिना इमेजिन नहीं कर सकता। युवराज के ऐसा कहते ही सुहानी की आंखें अब नम हो जाती हैं। युवराज अपने इमोशंस ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, लेकिन आज वो अपने दिल की बातें सुहानी से साफ साफ कह रहा था। ये सुनकर सुहानी युवराज का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहती है, आपको मेरे बिना अपनी लाइफ इमेजिन करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे जो भी हो। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। सुहानी की बात को सुनकर युवराज के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है और वो सुहानी की आंखों में झांकते हुए कहता, अच्छा? सुहानी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहती, हाँ। युवराज सुहानी को छेड़ते हुए कहता, और मैं चला गया तो? सुहानी और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कहती, तो मैं आपको वापस ले आऊंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। युवराज सुहानी की आंखों में देखते कहता है, सुहानी? सुहानी कहती, हाँ। युवराज कहता, कैन आई किस यू? युवराज का ये सवाल सुनकर सुहानी एक नजर उसके चेहरे को देखती है, फिर अपनी नजरें झुका लेती है। उसने युवराज से इस सवाल की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो युवराज से क्या कहे। सुहानी का चेहरा इस वक्त शर्म से लाल हो चुका था और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। ये देखते युवराज सुहानी की कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी और युवराज का चेहरा एकदम करीब आ जाता है। युवराज की नजरें इस वक्त सुहानी के चेहरे पर थी और सुहानी की नजरें झुकी हुई थी। युवराज ने अपने एक हाथ से सुहानी की कमर को पकड़ रखा था और अपने दूसरे हाथ से उसके चेहरे को होल्ड कर लेता है। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी अपनी आंखें बंद कर लेती है और युवराज सुहानी को ही देख रहा होता है। युवराज का एक एक मूव सुहानी की हार्ट बीट को बढ़ाते जा रहा था। अभी उन दोनों का दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। युवराज सुहानी का चेहरा अपने हाथों में लिए हुए उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, इतना करीब कि सुहानी युवराज की सांसों को अपने होठों पर महसूस कर पा रही थी। जैसे ही युवराज आगे बढ़ने वाला होता है, उसके कमरे के दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनते ही सुहानी चमककर अपनी आंखें खोल लेती है। युवराज भी उस आवाज से डिस्टर्ब होकर सुहानी से थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन अभी भी उसने सुहानी की कमर को पकड़ा हुआ था। सुहानी बिना युवराज की तरफ देखे खुद को उससे अलग करती और युवराज दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। युवराज इससे थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। सुहानी फौरन जाकर दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खोलते ही निशा कमरे के अंदर आकर सुहानी को जोर से हक कर लेती है। निशा के पीछे विवेक भी कमरे के अंदर आ जाता है। उन दोनों को यहाँ देखकर युवराज धीरे से कहता है, ग्रेट टाइमिंग। युवराज इससे थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, लेकिन गुस्सा नहीं था। वो जानता था कि निशा और विवेक को भी
सुहानी की बहुत ज्यादा फिक्र थी। सुहानी ने युवराज के साथ निशा और विवेक को भी सुहानी की फैमिली मानकर एक्सेप्ट कर लिया था। निशा सुहानी से अलग होकर कहती, सुहानी तू ठीक है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? निशा के इस सवाल के जवाब देने से के लिए सुहानी कुछ कहने ही वाली होती, तभी विवेक कहता, सुहानी सिद्धार्थ ने तुम्हें किडनैप क्यों किया था? उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? सुहानी विवेक और निशा का हाथ पकड़कर दोनों को समझाते हुए कहती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कोई चोट नहीं लगी है। निशा सुहानी का हाथ पकड़ कहती, तू चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी। ये कहकर निशा सुहानी को खींचते हुए अपने साथ ले जाती है। विवेक भी उन दोनों के पीछे उस कमरे से बाहर चला जाता है। युवराज ये सब देखकर एक गहरी सांस लेता और फिर शावर लेने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। रात हो चुकी थी। समायरा अपने कमरे की खिड़की पर बैठे बाहर की तरफ देख रही थी। आज समायरा बहुत उदास थी। उसका दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि रक्षा उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती है। समायरा को इतनी तकलीफ तो तब भी नहीं हुई थी जब उसे रक्षा की मौत का पता चला था। आज उसे एहसास हो रहा था कि वो शुरू से ही इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। समायरा इन्हीं ख्यालों में खोई थी, तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़े अर्नब पर जाती है, जिसके हाथों में खाने की 2 प्लेट्स थी। अर्नब समायरा के पास आकर उसी खिड़की पर वो प्लेट्स रखकर बैठ जाता है और समायरा से कहता, समायरा कुछ खा लो। समायरा अर्नब को देखा बिना ही कहती है, मुझे नहीं खाना। अर्नब समायरा के इस जवाब के लिए बिल्कुल ही तैयार था। वो एक स्पून में खाना लेकर उसे समायरा की तरफ बढ़ाते हुए कहता, प्लीज थोड़ा सा खा लो। अर्नब के इंसिस्ट करने पर समायरा को गुस्सा आने लगता। वो गुस्से में अर्नब से कहती है, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है। ये सुनकर अर्नब वो स्पून वापस से प्लेट में रखते हुए कहता, ठीक है मत खाओ, मैंने भी सुबह से आज कुछ भी नहीं खाया है और मैं तो तुम्हारी तरह सुपर ह्यूमन भी नहीं हूँ, मुझे तो भूख लग रही है। ये कहते हुए अर्नब उसी तरफ देखने लगता है जिधर समायरा देख रही थी। कुछ देर के बाद समायरा नोटिस करती कि अर्नब भी खाना नहीं खा रहा था। ये देखकर वो कहती है, जब तुम्हें भूख लग रही है तो तुम खा क्यों नहीं रहे हो? अर्नब कहता है, जब तक तुम नहीं खाओगी मैं भी नहीं खाऊंगा, चाहे मैं भूख से मर ही क्यों न जाऊं। समायरा बहुत रूडली जवाब देती है, एक दिन नहीं खाने से कोई नहीं मरता। अर्नब कहता, हाँ मैं मरूंगा तो नहीं, बस मेरा शुगर लेवल डाउन हो जाएगा और मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, शायद मैं बेहोश हो जाऊं या फिर मेरी कंडीशन और भी सीरियस हो जाए। लेकिन तुम परेशान मत हो, हम दोनों आज कुछ नहीं खाएंगे। अर्नब की बात को सुनकर समायरा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। समायरा को नहीं पता था कि अर्नब उसे खाना खिलाने के लिए बस इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। समायरा अर्नब को डांटते हुए कहती है, तुम अपना खाना खाओ। अर्नब समायरा को इग्नोर करते हुए कहता है, नहीं। समायरा अब स्पून अर्नब की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, मैंने कहा ना खाना खाओ। समायरा की बात सुनकर अर्नब उसे देखने लगता है। समायरा अर्नब की बात समझ जाती है और अपना प्लेट हाथ में लेकर खाने लगती है। ये देखकर अर्नब के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। कुछ ही देर में वो दोनों अपना खाना खत्म कर लेते हैं। अर्नब प्लेट्स लेकर रूम से बाहर चला जाता है और समायरा जाकर काउच में बैठ जाती है। वो अभी भी बहुत उदास थी और अपने ही ख्यालों में खोई थी। कुछ देर में अर्नब फिर से समायरा के रूम में आता। वो आज समायरा को अकेले छोड़ने वाला नहीं था। वहां आकर अर्नब देखता है कि समायरा काउच में बैठे हुए सामने दीवार को देख रही थी। अर्नब समायरा की आंखों में दर्द और उदासी देख पा रहा था। वो आगे बढ़कर समायरा के बिल्कुल नजदीक जाकर बैठ जाता है। अर्नब को ऐसा करते देख समायरा थोड़ा चौंक जाती है और उससे दूर जाने लगती है। तभी अर्नब समायरा के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसका सर अपने कंधे पर रखकर उसे हक कर लेता है। इस बार समायरा अर्नब से दूर जाने की कोशिश नहीं करती। उसे अर्नब की बाहों में कुछ सुकून सा महसूस हो रहा था। अर्नब के साथ होने पर समायरा को हमेशा एहसास होता था कि कोई है जो शायद हमेशा उसके साथ रहेगा, किसी भी कंडीशन में उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। अर्नब को तो हमेशा से ही समायरा का साथ बहुत पसंद था। कुछ ही देर समायरा को अपनी बाहों में रखने के बाद अर्नब को उसके शरीर में कोई हरकत महसूस नहीं होती। अर्नब अपनी गर्दन झुकाकर समायरा के चेहरे को देखता। अर्नब ये देखकर चौंक जाता है कि समायरा अब सो चुकी थी। अर्नब को याद था कि समायरा ने उससे एक बार कहा था कि वो कई साल से नहीं सोई है, लेकिन आज वो अर्नब की बाहों में बहुत आराम से सो रही थी। अर्नब समायरा को बेड पर ले जाकर सुलाना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं समायरा को उठाने से उसकी नींद ना खुल जाए। इसलिए अर्नब समायरा को अपनी बाहों में ही सोने देता और खुद उसके सर पर अपना सर रखकर सो जाता है। रात के 1 बज रहे थे। जंगल के बीच वाले यशवंत के बंगले में भैरवनाथ उस तांत्रिक के साथ बैठा अपनी साधना कर रहा था। अब वो अपनी सारी साधनाएं उस तांत्रिक के साथ मिलकर करता था। कुछ देर बाद वो दोनों अपनी आंखें खोल लेते हैं। अपनी आंखें खोलकर भैरवनाथ उस तांत्रिक से कहता है, क्या तुझे कुछ पता चला कि वो औरत कौन थी?
भैरवनाथ उस तांत्रिक से पद्मिनी के बारे में सवाल कर रहा था। वो औरत सीरियस होकर कहती, नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो कौन थी जो इतनी ताकतवर हो सकती है, और वो इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। भैरवनाथ थोड़ा घबराते हुए कहता, अगर युवराज उस आखिरी कलश को नष्ट करने के लिए उसके साथ आ गया तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे। भैरवनाथ की बात सुनकर वो तांत्रिक गुस्से से उसे घूरते हुए कहते, तू कब से इतना डरपोक हो गया। तांत्रिक के ऐसा कहने पर भैरवनाथ को भी गुस्सा आने लगता है। वो चिढ़ते हुए कहता, मैं डर नहीं रहा, बस तुझे सच्चाई बता रहा हूँ। याद नहीं है क्या कि तू उस औरत के सामने एक पल भी नहीं टिक पाई थी और कैसी भीगी बिल्ली की तरह उसके सामने पड़ी हुई थी। तेरा कोई भी तंत्र उस पर काम नहीं कर रहा था। वो तांत्रिक भी गुस्से में कहती, तू अपनी हालत भूल गया क्या? उसने भी तेरी खातिरदारी कम नहीं की थी और उसके दिए निशान अभी भी तेरे शरीर पर हैं। भैरवनाथ के पूरे शरीर में अभी भी उन चोटों के निशान थे जो पद्मिनी की वार से उसे लगे थे। भैरवनाथ खुद को शांत करते हुए कहता, वो सब छोड़, मेरे कहने का मतलब था कि अगर वो औरत फिर से आ गई तो। वो तांत्रिक भैरवनाथ की बात को बीच में ही काटते हुए कहती, वो वापस नहीं आएगी। भैरवनाथ क्यूरियस होकर कहता, और तुम ये इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो? वो तांत्रिक अपने चेहरे पर घमंड लिए हुए कहती, क्योंकि उसे उस कुएं ने अपने अंदर खींचा है। वो चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो बाहर नहीं आ पाएगी। उस तांत्रिक की बात को सुनकर भैरवनाथ और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। वो तांत्रिक से उत्सुकता से कहता है, तुमने मुझे बताया नहीं कि आखिर उस कुएं में ऐसा क्या है जिसकी तुम इतने सालों से रक्षा कर रही हो और जिसके लिए तुमने एक आत्मा को जागृत करके उसे उस कुएं की सुरक्षा में लगा दिया है, जो सदियों से यहाँ के लोगों का शिकार करते आ रही है। भैरवनाथ का सवाल सुनकर वो तांत्रिक बहुत रूडली उससे कहती है, तुझे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तू बस अपने काम से काम रख। तांत्रिक का जवाब सुनकर भैरवनाथ को समझ में आ जाता है कि उस विशिंग वेल के बारे में उस तांत्रिक से कुछ भी नहीं उगलवा सकता। वो कुछ सोचते हुए अपना अगला सवाल करता, तूने मुझसे कहा था कि युवराज को उसकी शक्तियाँ उसकी माँ से मिली हैं और उसकी माँ तेरे कब्जे में है, तो क्या तूने युवराज की माँ की शक्तियाँ भी उससे ले ली हैं? भैरवनाथ का सवाल सुनकर उस तांत्रिक के चेहरे पर गुस्से के भाव आने लगते हैं। वो गुस्से में अपनी दांत पीसते हुए कहती है, जब मैंने उसकी माँ को कैद किया था तब उसके पास कोई शक्ति थी ही नहीं। ये सुनकर भैरवनाथ हैरानी से कहता, क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भैरवनाथ के सवाल पर उस तांत्रिक की आंखों के सामने वो पल आ जाता है जब वो युवराज को मारने के लिए उसके घर गई थी। उस रात को वो तांत्रिक यशवंत और सावित्री के बेडरूम में खड़ी थी। यशवंत दीवार से सटे हुए थे और सावित्री जमीन पर घायल पड़ी थी। उस सिचुएशन से अनजान युवराज बेड पर लेटे हुए खेल रहा था। वो तांत्रिक युवराज की तरफ बढ़ती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है। ये देखकर सावित्री समझ जाती है कि वो तांत्रिक अब युवराज को मारने वाली है। युवराज उस तांत्रिक के निशाने पर था, इसलिए सावित्री कुछ कर भी नहीं पा रही थी। उसे पता था कि जैसे ही वो तांत्रिक पर हमला करेगी वैसे ही वो युवराज को मार देगी। ये देखकर सावित्री जमीन पर पड़े हुए अपना हाथ युवराज की तरफ बढ़ा देती है और अपनी सारी शक्तियां लगाकर युवराज के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देती है। सावित्री जानती थी कि वो तांत्रिक युवराज को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी और अगर वो युवराज को मारने में सफल हो जाती तो सावित्री का वंश वहीं पर खत्म हो जाता और वो अपना मकसद कभी पूरा नहीं कर पाती। इसलिए वो अपनी सारी शक्तियां अपनी इच्छा से छोटे से युवराज को दे देती है और इसी वजह से वो तांत्रिक युवराज का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। उस तांत्रिक को कुछ सोचते देखकर भैरवनाथ कहता, मैंने तुमसे पूछा कि युवराज की माँ की शक्तियाँ कहाँ गई? तांत्रिक फिर से भैरवनाथ को डांटते हुए कहते, मैंने कहा ना, तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो, हमें किसी भी तरह से बस 1 महीने और उस कुएं की रक्षा करनी है। भैरवनाथ कहता, बस 1 महीने ही क्यों? भैरवनाथ का सवाल सुनकर उस तांत्रिक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो मन ही मन कहती है, क्योंकि उसके बाद मेरा कर्तव्य पूरा हो जाएगा। इधर सुबह हो चुकी थी। समायरा अभी भी अर्नब की बाहों में आराम से सो रही थी। कुछ ही देर में उसकी नींद खुलती है। समायरा नोटिस करती है कि किसी की बाहों ने उसे घेरा हुआ है। समायरा अपना सर उठाकर ऊपर देखती है तो उसे अर्नब दिखाई देता है। अर्नब को देखकर समायरा की रात की बातें याद आ जाती हैं कि कैसे अर्नब ने उसे खाना खिलाया था और उसकी बाहों में समायरा को नींद आ गई थी। अर्नब के इतने करीब होने पर समायरा के दिल की धड़कन फिर से बढ़ जाती है। धीरे धीरे
उसे भी एहसास होने लगा था कि जो अर्नब के लिए वो फील करती है वैसा उसने कभी भी किसी के लिए भी फील नहीं किया है। समायरा यही सब सोचते हुए एकटक अर्नब के चेहरे को देखने लगती। तभी उसे अर्नब की बंद आंखों में कुछ हलचल महसूस होती है। अगले ही पल अर्नब की आंखें खुल जाती और आंखें खोलते ही उसे समायरा का चेहरा दिखाई देता। ये देखकर अर्नब की आंखों में चमक आ जाती है। वो स्माइल करते हुए समायरा से कहता है, गुड मॉर्निंग। अर्नब की ये बात सुनकर समायरा का ध्यान टूटता है और वो अर्नब से अलग होते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्नब कहता है, मैं यहाँ सो रहा था। समायरा गुस्से में कहती है, तुम मेरे कमरे में क्यों सो रहे थे? समायरा का ये एटीट्यूड देखकर अर्नब को भी गुस्सा आने लगता है। वो चिढ़ते हुए कहता है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं था, तुम मेरे कंधे पर अपना सर रखकर सो गई थी, इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ा। समायरा उसी अंदाज में कहती है, तो तुम मुझे नींद से उठाकर अपने कमरे में भी जा सकते थे। अर्नब भी हड़बड़ी में कह देता है, कल सालों बाद तुम्हें नींद आई थी, मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहता था। ये कहते ही अर्नब खामोश हो जाता है और समायरा भी इसके जवाब में कुछ नहीं कहती। अर्नब को अपनी फिक्र करते देख समायरा को अंदर ही अंदर अच्छा लग रहा था, लेकिन वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। वो गुस्से में अर्नब को एक नज़र देखकर वहाँ से उठते हुए वॉशरूम में चली जाती है। समायरा के जाने के बाद अर्नब खुद से कहता है, हो गया मैडम का एंग्री बर्ड मोड ऑन, लगता है ये अमित जी की फैन होंगी, एंग्री यंग मैन की। कुछ सोचते हुए अर्नब आगे कहता, अरे नहीं, ये तो टीवी भी नहीं देखती। एक बार इसे कॉमेडी फिल्म दिखाई थी तो उसे भी ये ऐसे देख रही थी जैसे उसी वक्त दुनिया खत्म हो रही हो। ओह गॉड, किस लड़की से प्यार हो गया मुझे, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये कहते हुए अर्नब अपना राइट हैंड मूव करता है जिससे उसने रात को समायरा को हक किया हुआ था। अर्नब ने पूरी रात अपना हाथ हिलाया भी नहीं था, जिससे उसका हाथ अब अकड़ गया था। उस हाथ को मूव करते ही अर्नब को तेज दर्द होता है। अर्नब अपना वो हाथ दूसरे हाथ से पकड़ते हुए समायरा के रूम से बाहर चला जाता है। समायरा वॉशरूम के अंदर जाकर मिरर के सामने खड़ी हो जाती और खुद को शीशे में घूरने लगती। उसे अब खुद में भी कुछ बदलाव महसूस हो रहे थे। समायरा अपने आप को शीशे में देखते हुए सोचने लगती, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सालों में मैं कभी 1 मिनट के भी नहीं सोई, तो फिर कल रात मुझे नींद कैसे आ गई? और नींद आने के बाद भी मुझे वह भयानक सपने क्यों नहीं आए जो मुझे कभी सोने नहीं देते थे? इधर युवराज और सुहानी युवराज के ऑफिस में बैठे हुए थे। युवराज हमेशा की तरह लैपटॉप पर काम कर रहा था और सुहानी कुछ फाइल्स देख रही थी। उसने कल रात से युवराज से ठीक से बात नहीं की थी। कल रात की बात याद करके वो अभी भी काफी नर्वस हो रही थी। सुहानी को अब युवराज के साथ ऑफिस आते हुए काफी वक्त हो गया था। वो अब युवराज के पास बहुत कुछ सीख चुकी थी। युवराज भी कल से उस इंसिडेंट की वजह से सुहानी से ठीक से बात नहीं कर पाया था। वो बस सुहानी से बात करने का कोई बहाना ढूंढ रहा था। कुछ सोचकर युवराज लैपटॉप को देखते हुए कहता, सुहानी। युवराज की बात सुनकर सुहानी थोड़ा घबरा जाती है और घबराहट में उसके हाथ से वो फाइल छूट जाती है। युवराज अब सुहानी को देखकर कहता, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? सुहानी फाइल उठाते हुए कहते, हाँ मैं ठीक हूँ, आपने कुछ कहा क्या? युवराज फिर से लैपटॉप को देखते हुए कहता, यहाँ आकर बैठो। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी की नर्वसनेस बढ़ने लगती है। ऑफिस की फुल एसी में भी उसे पसीने आने लगते हैं। वो युवराज को शक भरी निगाहों से देखते हुए सोचती है, मुझे युवराज सर अपने पास आने के लिए क्यों कह रहे हैं? कहीं वो? युवराज सुहानी की सोच पर फुल स्टॉप लगाते हुए कहता, अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, मैं बस तुम्हें एक एक्साइटिंग प्रोजेक्ट दिखाना चाहता हूँ। ये सुनकर सुहानी खुद को कोसते हुए अपने मन में कहती है, मैं हमेशा युवराज सर को गलत क्यों समझ लेती हूँ? युवराज कहता, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही दूर का सोच लेती हो। अब अपने थॉट्स पर ब्रेक लगाओ और यहाँ आओ। युवराज के कहने पर सुहानी उसके पास जाकर बैठ जाती है। युवराज सुहानी को अपना लैपटॉप दिखाते हुए कहता, ये देखो, इस प्रोजेक्ट के लिए मैं पिछले 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहा हूँ और फाइनली ये रेडी हो गया। ये कहते हुए युवराज सुहानी को वो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने लगता है। सुहानी भी बड़े ध्यान से उस प्रोजेक्ट को समझ रही थी। युवराज जब सब कुछ एक्सप्लेन कर लेता है तो सुहानी उठकर फिर से अपनी जगह पर जाने लगती है। सुहानी को जाते देखकर युवराज उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी सीधा उसकी गोद में जाकर गिरती है। सुहानी युवराज के इस एक्शन से शॉक्ड रह जाती है। वो फौरन वहां से उठकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन युवराज ने सुहानी को कसकर पकड़ा हुआ था और वो बस सुहानी के चेहरे को ही देख रहा था।
सुहानी का चेहरा अब पूरी तरह से लाल हो चुका था। वो युवराज से नजरें नहीं मिला पा रही थी। सुहानी अपनी नजरें नीचे किए हुए अपने मन में कहती है, इस बार मैंने युवराज सर को बिल्कुल गलत नहीं समझा था। अब वो पहले की तरह बिल्कुल भी शरीफ नहीं रहे। युवराज सुहानी के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए कहता, तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? युवराज का जवाब सुनकर सुहानी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके युवराज की ओर देखने लगती है। कुछ देर शांत रहने के बाद वो युवराज की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहती, युवराज सर, आज आप मुझे सच सच बताइए, आपके पास मेरी थॉट्स सुनने का पावर है ना? युवराज कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए कहता, हाँ मैं बता तो दूंगा, लेकिन। सुहानी कहती, लेकिन क्या? युवराज सुहानी की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहता, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? सुहानी युवराज को अजीब सी नजरों से देखते हुए कहती, क्या चाहिए आपको? युवराज कहता, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक किस, वो भी जल्दी से, टुडे आई एम वेरी बिजी। ये सुनकर सुहानी अपनी आंखें फाड़कर युवराज को घूरने लगती। कुछ देर बाद वो युवराज से अपनी नजरें चुराते हुए कहती, युवराज सर, मैं भी बहुत बिजी हूँ, मुझे भी जाने दीजिए। वैसे भी मैं देख रही हूँ आजकल आपका काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। युवराज सुहानी के चेहरे को अपने हाथ की उंगली से सहलाते हुए कहता, तो किस पर ध्यान है? तुम पर। युवराज के ऐसा कहते ही उसकी नजर डेस्कटॉप पर चल रहे सीसीटीवी फुटेज पर जाती है। वो देखता है कि समारा तेजी से चलते हुए युवराज के ऑफिस के अंदर आ रही थी। युवराज के गार्ड समारा को रोकने के लिए उसके पास जा तो रहे थे, लेकिन उसे छूने से पहले ही वो अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते थे। युवराज सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए कहा था, इतने गार्ड्स का भी कोई फायदा नहीं लगता है, अब इन सब के लिए मुझे एवेंजर्स की जरूरत पड़ेगी। युवराज की आवाज सुनकर सुहानी कहती, युवराज सर, आपने कुछ कहा क्या? युवराज अपनी गोद में बैठी सुहानी का चेहरा पकड़कर डेस्कटॉप की तरफ घुमा देता है। सुहानी देखती कि समारा युवराज के ऑफिस की तरफ ही बढ़ रही है। ये देखकर सुहानी युवराज से अलग होने की कोशिश करते हुए कहती, युवराज सर छोड़िए मुझे, समारा रॉकेट की स्पीड से यहाँ आ रही है। युवराज सुहानी की आंखों में देखता हुआ कहता है, छोड़ दूंगा, लेकिन पहले। ये कहते युवराज खामोश हो जाता है। सुहानी चिढ़ते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? युवराज एक नज़र सीसीटीवी के कैमरे को देखते हुए कहता, हाँ देख लो, समारा की स्पीड देखकर लग रहा है कि वो अगले 15 सेकेंड में इस ऑफिस में होगी। तो अगर तुम ये चाहती हो कि वो यहाँ आकर तुम्हें मेरी गोद में देखे तो फिर ठीक है। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी फौरन उसके गाल पर एक किस कर देती है। सुहानी के ऐसा करने पर युवराज के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। सुहानी युवराज से रिक्वेस्ट करते हुए कहती, अब प्लीज मुझे जाने दीजिए। अब युवराज सुहानी को छोड़ देता और सुहानी भागते हुए अपनी जगह पर चली जाती है और अगले ही पल समारा ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। समारा को वहां देखकर सुहानी अपने मन में कहती, थैंक गॉड, समारा के आने से पहले मैं यहाँ आ गई, वरना आज। समारा अंदर आते ही युवराज से कहती, अब वक्त आ गया है, हमें कल रात ही विशिंग वेल के अंदर जाना होगा। इस कहानी के आगे के पार्ट को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे एपिसोड डालते ही सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।